नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबर शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। धनतेरस पर सीएम योगी का तोहफा, दिवाली ही नहीं इस त्योहार पर भी देंगे मुफ्त सिलेंडर। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर पर आतंकी खतरा, सुरक्षा में होंगे बड़े बदलाव, परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर। 41 करोड़ की जमीन 315 करोड़ में बेची गई, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्य सचिव को घेरा। कोरोना वायरस की नई लहर का पता चला, जानिए क्या है इसके लक्षण, पहली लहरों से कितनी अलग। तेजस की बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप से मूव ऑन कर गई कंगना, अब किस फिल्म में आएगी नजर। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा है कि दिवाली की तरह ही होली के त्योहार पर भी उनकी सरकार एक बार फिर निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी, लेकिन इसके पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अपने बैंक खाते को आधार लिंक करवाना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि होली के अवसर पर भी मार्च में उनकी सरकार एक बार फिर निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी। एक सरकारी बयान के मुताबिक शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने धनतेरस के अवसर पर यह लोक भवन से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश के 1.75 करोड़ पात्र परिवार के लिए निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर रिफिल वितरण अभियान की शुरुआत की। इस अभियान पर प्रदेश सरकार 2312 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि होली के अवसर पर भी मार्च में उनकी सरकार एक बार फिर निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी, लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवाना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान लोक कल्याण संकल्प पत्र में की गई एक घोषणा को उनकी सरकार पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले लोगों को गैस का कनेक्शन नहीं मिल पाता था, कनेक्शन मिल जाता था तो सिलेंडर के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती थी तथा कई बार स्थितियां ऐसी हो जाती थी कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि गरीब और वंचित व्यक्ति गैस कनेक्शन के बारे में सोच भी नहीं पाता था तथा महिलाओं को धुएं की वजह से कई बीमारियों का सामना करना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2016 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी तो देश से गैस की किल्लत समाप्त हुई थी। देखते ही देखते देश के अंदर 9 करोड़ 60 लाख परिवारों को पहली बार निःशुल्क में गैस का कनेक्शन मिल पाया। लगभग 50 करोड़ लोग लाभान्वित हुए। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एलपीजी के लाभार्थियों को 300 रुपए सब्सिडी की अलग से सौगात दी है तथा आज बिना किसी धांधली और चोरी के सब्सिडी का लाभ लाभार्थियों को मिल पा रहा है एवं आधार से लिंक होने के कारण सीधे उनके खाते में सब्सिडी का पैसा पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों और वंचितों को एलपीजी के रूप में स्वस्थ ईंधन उपलब्ध करवाकर प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी आंखों के साथ साथ फेफड़ों को भी बचाने का कार्य किया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 महिला लाभार्थियों को केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी की धनराशि प्रतीकात्मक तौर पर दी। इस दौरान कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, महापौर सुषमा खरकवाल, विधायक नीरज बोरा, योगेश शुक्ल तथा भारत सरकार की 3 कंपनियां इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के प्रतिनिधि मौजूद थे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आतंकी उस पर हमला करने के फिराक में है। इसके मद्देनजर राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर के उद्घाटन 22 जनवरी 2024 से पहले कई आतंकी संगठन आतंकी हमले की प्लानिंग में है। इसके मद्देनजर आईबी और जांच एजेंसियां सतर्क हो गई है। अयोध्या की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बड़ा बदलाव हो सकता है। राम मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को मिल सकता है। सीआईएसएफ की ओर से राम जन्मभूमि परिसर की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा प्रबंधनों को पुख्ता करने पर जोर दिया जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर की सुरक्षा के लिए यहाँ पर एंट्री ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल होगा। रामलला के अस्थायी मंदिर की सुरक्षा में इस समय त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा है। इसमें यूपी पुलिस, पीएसी और सीआरपीएफ का सुरक्षा घेरा शामिल है। राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के बाद यहाँ की सुरक्षा का अभेद बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। राम मंदिर की सुरक्षा में होगा बड़ा बदलाव। राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में बड़े पैमाने पर बदलाव के लिए पिछले साल सीआईएसएफ के सिक्योरिटी ऑडिट कराया गया है। इसके बाद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में बड़े स्तर पर बदलाव की योजना बनाई गई। सिक्योरिटी ऑडिट के बाद यह संभावना जताई जा रही है कि मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को मिल सकता है। रामलला के गर्भगृह की सुरक्षा सीआरपीएफ के जिम्मे है। बाहरी क्षेत्र में यूपी पुलिस और पीएसी तैनात है। वहीं राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा है कि राम जन्मभूमि पर हमेशा आतंकी खतरा रहता है, जिसको लेकर हमारी जांच एजेंसी हमेशा तैयार रहती है। सत्येंद्र दास ने कहा कि जांच करने वाले बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, वह हमसे बात करते हैं, हमारा सुझाव भी लेते हैं। राम मंदिर बन रहा है, आतंकियों की निगाह अयोध्या पर है, वह यहाँ आतंकी हमला करना चाहते हैं। सत्येंद्र दास ने आगे कहा कि जब भी कोई आतंकी यहाँ आता है तो पकड़ा जाता है। यहाँ के राजा हनुमान है, भगवान राम ने उन्हें अयोध्या का राजा बनाया था। यहाँ आने वाला आतंकवादी या तो पकड़ा जाता है या फिर मारा जाता है। जांच एजेंसियां सतर्क है, हर तरह से तैयारी है जिससे अयोध्या में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न की जा सके। बताया जा रहा है कि अयोध्या की सुरक्षा 6 लेयर में की जाएगी। एटीएस और एसटीएफ के हवाले अयोध्या की सुरक्षा होगी। बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई जाएगी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर जैसे कई आतंकी संगठन अयोध्या में हमले की फिराक में है। अब तक एसटीएफ और एटीएस ने दर्जन भर आतंकियों को पकड़ा है। बलरामपुर, कौशाम्बी और अयोध्या के आसपास एक्टिव हुए आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। राम जन्मभूमि की सुरक्षा भी बढ़ाई जाएगी। केंद्रीय एजेंसी और प्रदेश की जांच एजेंसियों ने अयोध्या में डेरा डाला। राम मंदिर उद्घाटन से पहले अयोध्या के किले को अभी दुर्ग बनाया जाएगा। आतंकी संगठन की गतिविधियों पर जांच एजेंसियों की निगाहें है। यह मामला एनएचएआई द्वारा द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए अतिरिक्त मूल्य में जमीन अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है। ये जमीन दिल्ली के 2 बिजनेसमैन से अधिग्रहित की गई है। इनमें से एक का नाता वैवाहिक संबंधों के आधार पर एक रियल्टी फर्म से है। इस रियल्टी फर्म में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के पुत्र कार्यरत है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र के बीच शराब घोटाले की जांच को लेकर चल रही तनातनी के बीच दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार चर्चा में आ गए हैं। ये वही नरेश कुमार है जो कुछ समय पहले दिल्ली सरकार को बाईपास कर सर्विस संबंधित फाइलें सीधे एलजीवी के सक्सेना को भेजने के कारण सुर्खियां बटोर चुकी है। ताजा मामला एनएचएआई द्वारा द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए अतिरिक्त मूल्यों में जमीन अधिग्रहण से जुड़ा है। ये जमीनें दिल्ली के 2 बिजनेसमैन से अधिग्रहित की गई थी। इनमें से एक का नाता वैवाहिक संबंधों के आधार पर एक रियल्टी फर्म से है। गौरतलब है कि इसी रियल्टी फर्म में नरेश कुमार के पुत्र कार्यरत है। इस कारण व्यावसायिक हित टकराने का मामला बनता प्रतीत हो रहा है। हालांकि चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने इससे जुड़े किसी भी आरोप में अपनी किसी भी प्रकार की कथित भूमिका से इनकार किया है। दरअसल इस साल मई में साउथ वेस्ट दिल्ली के डीएम ने रोड प्रोजेक्ट के लिए बमनोली गांव की 19 एकड़ जमीन के लिए 2 लोगों को 353 करोड़ का भुगतान किया। प्रति एकड़ 18.54 करोड़ में ये जमीन खरीदी गई। एनएचएआई के द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए इस जमीन को अधिग्रहित किया गया। इस मामले में कहा जा रहा है कि डीएम हेमंत कुमार ने 2018 के एक निर्णय को बदलते हुए ये फैसला किया। उस मामले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इसी जमीन के टुकड़ों की कीमत 41.52 करोड़ रुपए आगे थी। उस वक्त इसका रेट प्रति एकड़ 53 लाख रुपए निर्धारित किया गया था। इस बढ़ती गई लागत को आईएएस हेमंत कुमार ने मंजूरी दी थी, जो 40 दिनों के बाद मुख्य सचिव बने। नरेश कुमार के बाद साउथ वेस्ट दिल्ली के डीएम के पद पर तैनात थे। यानी इस तरह से उस जमीन को 9 गुना अधिक रेट पर खरीदा गया। इसके पीछे यह तर्क दिया गया कि पहले यह कृषि भूमि थी, जिस कारण इसके रेट कम थे, लेकिन अब यह कम आबादी वाले रेजिडेंशियल एरिया में तब्दील हो गई है।
लिहाजा नई परिस्थितियों के मुताबिक अधिक मूल्य पर इसको खरीदा गया। वास्तव में ये जमीन सुभाष चंद्र कथूरिया और उनके भाई विनोद कथूरिया की है। अतिरिक्त दरों पर जमीन खरीद जाने के कारण इनको सीधा लाभ मिला। सुभाष कथूरिया अमन सरीन के ससुर है और अमन रियल्टी फर्म अनंतराज लिमिटेड के प्रमोटर है। अमन सरीन के दिल्ली के मुख्य सचिव के बेटे करण चौहान के साथ करीबी बिजनेस संबंध है। करण चौहान अनंतराज लिमिटेड में कार्यरत है और इसके अतिरिक्त वह 3 अन्य कंपनियों में भी निदेशक है। इनमें से कुछ अनंतराज से जुड़ी है। यही से ये मामला संभावित व्यावसायिक हितों के टकराव का बनता है। जमीन के मूल्यों में फेरबदल इसी 15 मई को किया गया है। NHAI ने तुरंत ही इस मामले का संज्ञान लिया। वह DM के फैसले के खिलाफ इस आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट गई क्योंकि इस फैसले के कारण जमीन के दाम अचानक बढ़ गए और उसका असर उसके अन्य रोड प्रोजेक्ट पर पड़ा। एक रिपोर्ट में भी द्वारका एक्सप्रेसवे में जमीन के बढ़े हुए रेटों को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। कोविड के कारण अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में एंटीवायरल नुस्खों में भी वृद्धि देखी जा रही है। पिछली लहरों की तुलना में यह धीरे धीरे और लंबी अवधि में बनी है। ऑस्ट्रेलिया अब अपनी अगली कोविड लहर में है। कुछ समय से इसके संकेत देखे गए हैं। अगस्त में विक्टोरिया में मामलों की संख्या और गंभीर बीमारी के संकेत बढ़ने लगे हैं, लेकिन पूरे ऑस्ट्रेलिया में एक सुसंगत पैटर्न उभरने में कई महीने लग गए हैं। अब हम SARS-CoV-2 वायरस जो कोविड का कारण बनता है क्या पता लगाने के लिए अपशिष्ट जल निगरानी के माध्यम से इस नई लहर का प्रमाण देखते हैं। हम कोविड के कारण अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या और एंटीवायरल नुस्खों में भी वृद्धि देख रहे हैं। पिछली लहरों की तुलना में यह धीरे धीरे और लंबी अवधि में बनी है। यहाँ बताया गया है कि हम इस नई लहर के बारे में क्या जानते हैं और आने वाले हफ्ते में क्या उम्मीद की जा सकती है। पहले की लहरों में जब अधिक लोग कोविड के लिए परीक्षण कर रहे थे और अपने परिणामों के बारे में बता रहे थे, तो हम अधिक आश्वस्त थे कि मामलों की संख्या इस बात का उचित प्रतिबिंब थी कि कोविड जैसे बढ़ रहा था। राष्ट्रीय स्तर पर कोविड के लिए एक अधिक उपयोगी संकेतक PBS एक एंटीवायरल दवाओं पैक्सलोविड गेलेवारियो के लिए नुस्खों की संख्या के रुझान को देखना है। चरम पर पहुंचने के समय और उस समय तक बीमारी के आकार की भविष्यवाणी करना अधिक कठिन हो गया है। कोविड परीक्षण तक कम पहुंच और परीक्षण परिणामों की रिपोर्ट करने के लिए कम आवश्यकताएं या अवसर इस लहर की धीमी वृद्धि दर के साथ मिलकर संभावना की एक विस्तृत श्रृंखला देते हैं। यह लहर राज्यों और क्षेत्रों के बीच भिन्न होने की भी संभावना है क्योंकि कुछ की शुरुआत बाद में हुई। लहर की धीमी वृद्धि दर और 2023 में हाइब्रिड प्रतिरक्षा में और वृद्धि देखते हुए यह उम्मीद करना उचित है कि यह अब तक की सबसे छोटी ओमिक्रॉन लहर होगी। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि गर्मी की छुट्टियों की अवधि में ये शुरू में ही खत्म हो जाए, तभी सामुदायिक संपर्क की दरों में काफी गिरावट आती है क्योंकि काम और स्कूल से संपर्क बहुत कम हो जाता। इसका मतलब है कि परिवार और दोस्तों के नेटवर्क के बीच वायरस फैलने की कम अवसर है। इसकी संभावना नहीं है कि यह नवीनतम कोविड लहर व्यवहार में बदलाव के कारण उत्पन्न हुई है। लोग आमतौर पर बाहर और आसपास है। सार्वजनिक स्थानों पर कम लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन हम 2022 की तुलना में 2023 में इस प्रकार के व्यवहार में कोई नाटकीय बदलाव नहीं दिख रहा है। यह कोई मौसमी कारण नहीं है क्योंकि श्वसन वायरस सर्दियों में ज्यादा फैलते हैं जब हम दूसरों के साथ घर के अंदर बंद होते हैं। इसकी संभावना नहीं है कि संक्रमण या टीकाकरण से हमारी घटती प्रतिरक्षा इन क्रमिक तरंगों को प्रेरित कर रही है। इसके बजाय हम लगातार रूपांतरित हो रहे वायरस का परिणाम देख रहे हैं। सफल SARS-CoV-2 वेरिएंट धीरे धीरे उत्परिवर्तन प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन मौजूदा एंटीबॉडी की वायरस से जुड़ने और उसे बेअसर करने की क्षमता को कम कर देते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह भी अभी भी प्रतिरक्षा पलायन वेरिएंट है जो इन नवीनतम तरंगों के पीछे है। इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया में प्राथमिक वायरल वंशावली XBB रही है।
पिछले 6 महीने में इसके 2 सबसे प्रभावशाली उत्परिवर्तन हुए हैं। F456L उत्परिवर्तन, इसके कारण EG 5.1 का उदय हुआ, जिसमें ऐसा भी कहा जाता है कि हाल ही में युग्मित फ्लिप उत्परिवर्तन F456L + L 455AF हम इन्हें एरिस की संतानों में और बहुत कम निकट संबंधी वंशों में देखते हैं। स्पष्ट संकेत है कि ये उत्परिवर्तन वायरस को बेहतर ढंग से फैलने में मदद करते हैं। एकल और युग्मित दोनों उत्परिवर्तन SARS-CoV-2 को हमारी कोशिकाओं पर महत्वपूर्ण रिप्लेसमेंट से जुड़ने से रोकने में मौजूदा एंटीबॉडी को कम प्रभावी बनाते हैं। इससे संक्रमण के प्रति हमारी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। BA.2.86 वंश, जिसे आम बोलचाल की भाषा में पेरोला के नाम से जाना जाता है, पहली बार अगस्त में डेनमार्क में रिपोर्ट किया गया था और इसमें कई अद्वितीय परिवर्तन हैं। ऑस्ट्रेलिया में यह अब तक प्रभावशाली नहीं रहा है, लेकिन इसका विकास जारी है और हम 2024 में ऑस्ट्रेलिया में इसे बहुत बड़ी भूमिका निभाते हुए देख सकते हैं। तेजस के बॉक्स ऑफिस फेलियर से एक्ट्रेस कंगना रनौत मूव ऑन कर गई है। रिपोर्ट्स की माने तो कंगना ने नया प्रोजेक्ट साइन कर डाला है। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत अक्सर ही अपने धाकड़ अंदाज और बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती, लेकिन बीते कुछ समय से कंगना रनौत का फिल्मी करियर खूब उतार चढ़ाव का सामना कर रहा है। कंगना की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म तेजस बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। कंगना ने तेजस के फेलियर पर ज्यादा दिन ना अटकने का फैसला किया और वह मूव ऑन कर गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कंगना रनौत ने साउथ का एक बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया है, जो अगले साल फ्लोर पर आ सकता है। हालांकि फिल्म के टाइटल से लेकर अन्य स्टार कास्ट के बारे में कोई ऑफिशियल डिटेल सामने नहीं आई है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार तेजस ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर महज 4.25 करोड़ का बिजनेस किया है और फिल्म को 50.77 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स ने तेजस पर करीब 70 करोड़ रुपए खर्चे थे, जिसमें से घरेलू बॉक्स ऑफिस से 2.23 करोड़ का प्रॉफिट मिला है और इंटरनेशनल मार्केट से महज 70 लाख ही प्रॉफिट आया। कहा जा रहा है कि तेजस के OTT, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स 17 करोड़ में बिके हैं। ऐसे में फिल्म टोटल सिर्फ 19.23 करोड़ की कमाई निकाल सकी है। कंगना रनौत को एक लंबे समय से हिट फिल्म का इंतजार है। मणिकर्णिका के बाद से कंगना की कई फिल्में फ्लॉप की कैटेगरी में हिस्सा बनी है, जिसमें धाकड़, पंगा, जजमेंटल है क्या, जय ललिता जैसी फिल्में शामिल है। तेजस के बाद एक्ट्रेस के नए प्रोजेक्ट की डिटेल्स तो सामने नहीं आई है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि कंगना अब अपने होम प्रोडक्शन के फिल्म इमरजेंसी की तैयारियों में जरूर जुट गई होगी। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।